हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैं 6 महीने से सोच रहा था कि मंगल दोष के ऊपर एक पूरी की पूरी होलसम वीडियो बनाई जाए जिसमें सब कुछ बताया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मंगल दोष के बारे में। पहला जो हमारा है वो कि हाउ इट फॉर्म्स इन अ हॉरोस्कोप। मंगल दोष हॉरोस्कोप में कैसे बनता है, बहुत ईजी है, ये देखना सभी को पता रहता है। मंगल अगर 12th हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में हो, सेकेंड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, सेवन्थ हाउस में और एट्थ हाउस में हो तो मंगल दोष क्रिएट होता है। तो 12 में से 6 हाउसेस में मंगल का होना मंगल दोष बनाता है। इसका मतलब हमारी आधी जनता में मंगल दोष होता है। ठीक है, तो आपको हर दूसरा व्यक्ति मांगलिक मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा बहुत टेंशन मत लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत डर के मैसेज करते हैं, सर हमारे वहाँ पंडित जी आए तो बता रहे थे मैं तो मांगलिक हूँ, अब मेरा क्या होगा, शादी में कैसा होगा, ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और एट्थ हाउस में अगर मंगल होता है तो उसको मांगलिक कुंडली बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक है। ओके, रिजल्ट क्या होते हैं मंगल दोष के? रिजल्ट्स ऑफ मंगल दोष: मार्स इज अ वायलेंट एंड फियरलेस प्लैनेट, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एग्रेशन, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, फाइट्स एंड हार्शनेस। ठीक है, तो मंगल सभी को पता है फायरी प्लैनेट है। उसके अंदर वायलेंट, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एडमेंट होना, फाइट्स करना, एक्सीडेंट होना, ठीक है, इन सब का सिग्निफिकेशंस होता है। ऑपरेशन कराना, बहुत हार्श होता है और एग्रेसिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये शादी में क्या कर सकता है? ये शादी में डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, सेपरेशन क्रिएट कर सकता है। उसकी वजह क्या होती है? आमतौर पे उसकी वजह एंगर इश्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी जो उसकी, एक तो उसकी वजह हो गया कि एंगर इश्यूज, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो वो एक दूसरे से लड़ाई करता है, हाथापाई भी हो जाती है। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल ट्रबल भी देता है मंगल, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है। तो जैसे सेकंड हाउस में मंगल होता है, एट्थ हाउस में मंगल होता है, ठीक है, 12th हाउस में मंगल होता है, सिक्स्थ हाउस में मंगल होता है। तो ये सब क्या होता है कि फाइनेंशियल सेटबैक्स क्रिएट कर सकते हैं। इंसान बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, उसके पैसे जल्दी खर्चा हो जाते हैं, या वो किसी को उधारी देता है तो उसको वापस नहीं मिल पाती, तो किसी ना किसी वजह से पैसे उससे दूर चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रबल भी आ सकती है। कई बार ये ट्रबल बहुत ज़्यादा हो जाती है। उधार जो होता है, ऋण, डेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उसका कारण भी मंगल ही होता है। तो कई बार मंगल की वजह से बहुत ज़्यादा ऋण हो जाता है किसी के ऊपर, लाखों करोड़ों का, तो उसकी वजह से भी शादियों में फिर दिक्कत आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मंगल क्रिएट करता है, जनरली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑपरेशन कराता है और एक्सीडेंट का कारक है, ये सबको पता ही है। ठीक है, रेयर केसेस में होता है कि डेथ होती है। जनरली बहुत से जगह पे लोग आपको पंडित जी जैसे पुराने जो होते हैं गांव वगैरह में, ठीक है, वो आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि ये व्यक्ति मांगलिक है, इससे शादी करोगे तो विधवा हो जाएगा या फिर उसके पति की डेथ हो जाएगी। तो अब उनको भी दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सब शास्त्रों में लिखा गया है कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने जो पढ़ा वैसे ही बोला। फिर धीरे धीरे उनको कुछ, जैसे जो लालची होते हैं, तो उनके मन में आ गया कि ठीक है, अब मैं इसको डराऊंगा तो ये ज़्यादा पैसे दे देगा, ये ज़्यादा पैसे दे देगी। तो डेथ हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बहुत रेयर केस में। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/1 लाख। तो ये कोई बहुत डेफिनेट आंकड़ा नहीं है कि 1 लाख में से एक ही होगा, बट इतना रेयर होता है कि 1 लाख में से एक जना हो सकता है जिसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस होता है। मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा रेड में मार्क भी कर रखा है। इसलिए डेथ वाला सीन तो बहुत ही रेयर होता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में फाइट्स होती हैं एंगर इश्यूज़ की वजह से, और हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है, जैसे ऑपरेशन हो गया, किसी का बीपी वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम आती है। और एक प्रॉब्लम और आती है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर सेक्स्ड लाइफ। सेक्स की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कई बार जैसे होता है ना, जो बहुत मांगलिक व्यक्ति है और उसमें शुक्र का बहुत असर है, तो उसके अंदर ना उसकी सेक्सुअल पावर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको क्या रहेगा कि दिन में 3 बार सेक्स कर लें, दिन में 5 बार सेक्स कर लें। अब दूसरा व्यक्ति अगर मांगलिक नहीं होगा या उसके में ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि वो सेक्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हो या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए उसको बहुत नीड हो, तो उसका तो क्या होगा कि वो एक हफ्ते में भी या 2 दिन में 1 बार भी सेक्स करेगा तो चल जाएगा। बट जैसे बहुत ज़्यादा ओवर सेक्स होगा तो वो दिन में 3-4 बार सेक्स करेगा, तो फिर उसको इतना नीड रहेगा। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। तो फिर ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें सेक्स की वजह से, फिजिकल कंपेटिबिलिटी ना होने की वजह से इश्यूज आते हैं और फिर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, मंगल शुक्र से संबंध बना ले। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति मांगलिक है, ठीक है, मान लो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे लिब्रा का साइन है,
तो क्या हो गया, मार्स और वीनस का संबंध हो गया। अब ऐसे व्यक्ति को क्या है कि दिन में 4-5 बार भी सेक्स करेगा तो उसका मन नहीं भरेगा। अब इसके ऐसे व्यक्ति के शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जिसके यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये भी यूनक प्लैनेट है, नपुंसकता को दिखाता है, ये भी नपुंसकता को दिखाता है। मान लो कि यहाँ कैप्रिकॉर्न का साइन आ गया, ठीक है, ये भी थोड़ा ड्राई साइन होता है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे की शादी करा दी जाए जिसको दिन में 5 बार सेक्स करना हो, तो ये इसका तो ऐसा रहेगा कि ये महीने में 1 बार करेगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेनली 4 रीजन्स है: एंगर इशू, फाइनेंशियल ट्रबल्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, ओवर सेक्स होना, ठीक है। इन सब की वजह से मांगलिक में प्रॉब्लम आती है मांगलिक होने पर। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों की शादी कुंडली मिला के करानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सम डिफरेंट व्यूज अबाउट मंगल दोष। तो अब देखो मैं आपको क्लियर बताते चलूंगा एक एक पॉइंट। पहला क्या है कि मंगल दोष तो आपको पता चल गया कि 12th हाउस में 1st, 2nd, 4th, 7th और 8th हाउस में होता है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो हेडिंग है इसका मतलब है कि मंगल दोष के बारे में काफ़ी लोगों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली जो शास्त्रों की बुक्स है उनमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें कई जगहों पे दे रखी है। क्योंकि क्या होता है ना, मान लो कि 50 साल पहले किसी ने, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50 साल पहले किसी ने गांधी जी के बारे में बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक लिखी। अब अभी के टाइम में जैसे बहुत से लोगों को पता चल गया कि हाँ वो थोड़े बुरे इंसान भी हो सकते हैं किसी पर्सपेक्टिव में, तो किसी ने उनके खिलाफ बहुत बुरी चीज़ें लिख दी। अब जो आज से 200 साल बाद बुक पढ़ेगा, उसमें से मान लो किसी एक ने बहुत अच्छी बुक पढ़ी उनके, जिसमें उनकी बहुत तारीफ लिखी हो, किसी ने बहुत खराब बुक पढ़ी कि जिसमें उनकी बहुत बुराई लिखी हो, तो उसके मिक्स जैसे रिव्यूज़ हो जाएंगे। वो मिक्स जैसे रिव्यूज़ बना के किसी तीसरे व्यक्ति को, मतलब कभी फिर बुक लिखेगा तो वो किसी और व्यक्ति के पास पहुंच गई तो उसके पास मिक्स्ड रिव्यू आ जाएंगे। तो क्या होता है ना कि ऐसे शास्त्रों में भी ऋषि मुनियों ने या जो भी ज्ञानी लोग हुए उन्होंने अपने अपने व्यूज़ के हिसाब से बुक्स लिखी। किसी ने कहीं से उठाया, किसी ने कहीं से एक्सपीरियंस किया, किसी ने किसी चीज़ को पढ़ा, किसी ने कुछ किया, तो ऐसे डिफरेंट व्यूज़ हो गए। तो उसको जब आज की जनरेशन या आज से थोड़े टाइम की पहले की जनरेशन पढ़ती है तो वो मिक्स्ड व्यूज़ हो जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो काम करता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मेरा ज़रूर थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे 20 साल हो गए, लेकिन जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं 4-5 और मंगल दोष को लेके स्पेशली, उसमें जिसने भी वो बुक लिखी है उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर करके बताया हुआ है। मैंने भी आगे जब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा वहाँ पे शास्त्रों की कुछ चीज़ें उठा के आपको बताऊंगा कि कैसे होता है और कैसे कैसे डिफरेंट व्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। तो उन व्यूज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी और व्यक्ति का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू हो सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सेकंड हाउस मांगलिक और नॉट। तो देखो कुछ लोगों का व्यूज होता है जैसे मंगल यहाँ पे है, ठीक है। अब कुछ लोग मानते हैं यहाँ पे मांगलिक होता है, कुछ लोग मानते हैं मांगलिक नहीं होता। ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ यहाँ से आई कि नॉर्थ इंडिया में जो भी बुक्स पॉपुलर रही होंगी उसमें यहाँ पे मंगल दोष को मांगलिक नहीं माना गया है, ठीक है। लेकिन साउथ इंडिया में जो बुक्स हैं उनमें यहाँ पे मंगल दोष को मांगलिक माना गया है, ठीक है। अब क्या है कि जो मंगल दोष है ना, बहुत सी एस्ट्रोलॉजी की ऐसी बड़ी बुक्स हैं जिसमें मंगल दोष के बारे में बहुत सिस्टमेटिक व्यू में, सिस्टमेटिक पैटर्न में कुछ नहीं लिखा गया है। साउथ इंडिया की ज़्यादातर बुक्स से मंगल दोष उठाया गया है, ठीक है। आप नॉर्थ इंडिया में जो प्रचलित बुक्स हैं वो उठा के शास्त्र देख लो कि उसमें मंगल दोष के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे माना है, स्पेशली साउथ इंडिया वालों ने, नॉर्थ इंडिया वालों ने नहीं माना है, ठीक है। अब यहाँ पे मानना है कि नहीं मानना, बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे मानना है, ठीक है। मंगल दोष की वजह क्या है? मंगल दोष की वजह ये होती है कि या तो मंगल का इन्फ्लुएंस 7th हाउस में होता है या तो मंगल का इन्फ्लुएंस 8th हाउस में होता है, ठीक है। 7th हाउस क्योंकि मैरिज का होता है, मंगल का वहाँ पे इन्फ्लुएंस मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है। 8th हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का होता है, जो मैरिज को थाम के रखता है, ठीक है। दूसरा 8th हाउस लड़कियों के चार्ट में मांगल्य का होता है, ठीक है। अगेन मैरिज के सस्टेनेंस की बात आती है कि उनकी शादी कितने टाइम तक चलेगी, उनका मांगल्य सुख कितना है उनके चार्ट में। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मंगल का संबंध 7th हाउस से और 8th हाउस से जहां से भी आ जाएगा वहां से मांगलिक बनेगा, ठीक है। बाद में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि 5th हाउस से भी मांगलिक होता है, और ये व्यू भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। जो लोग नए नए होंगे उनको बहुत ज़्यादा हो सकता है सरप्राइजिंग लगेगा, बट 5th हाउस का भी मंगल होता है और ये चीज़ फुल प्रूफ है। और सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये चीज़ मानी है, शुरू में नहीं मानी थी बट मानी है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। फिलहाल हम सेकेंड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। तो
अब लॉजिकली देखो, सेकंड हाउस में मंगल होगा तो उसकी 8th हाउस में दृष्टि होगी। बेसिकली जो हमारे पास बेसिक जो 2 हाउसेस हैं वो क्या है, 7th हाउस शादी का और 8th हाउस शादी के सस्टेनेंस का, शादी को थाम के रखने का। तो लॉजिक क्या है कि 7th हाउस पे मंगल की दृष्टि हो या मंगल बैठा हो और 8th हाउस पे मंगल की दृष्टि हो या मंगल बैठा हो तो मांगलिक हो जाएगा। ओके, तो अब आप ही बताओ, अगर सेकेंड हाउस पे मंगल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी डायरेक्ट दृष्टि जो है वो 8th हाउस में, तो मांगलिक हो गया। तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि सेकेंड हाउस में मंगल मांगलिक होता है कि नहीं होता। बहुत क्लियर है कि सेकेंड हाउस का मांगलिक माना जाएगा। ठीक है, तो ये कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि सेकेंड हाउस का मंगल तो नहीं मानते, पंडित जी ऐसा कह रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सेकेंड हाउस का मंगल मांगलिक होता है। फिर सेकेंड जो पॉइंट है, भावचलित मांगलिक और नॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भावचलित कुंडली को मानते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो भावचलित कुंडली को नहीं मानते हैं। अब क्या है कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने माना कि मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष बनाता है। ठीक है, अब अगर भावचलित कुंडली में, जो भावचलित कुंडली होती है उसमें प्लैनेट की हाउस पोजीशन चेंज हो जाती है। अब भावचलित कुंडली में मंगल यहाँ पे आ गया। अब जो लोग भावचलित मानते हैं, ठीक है, वो भावचलित कुंडली को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, देनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला मांगलिक फिर वो लोग नहीं मानते। ठीक है, सपोज मार्स यहाँ पे बैठा है, मार्स यहाँ पे बैठा है, ये अपना लगन चार्ट है D1 और ये भावचलित चार्ट है। ठीक है, अब मार्स यहाँ पे बैठा है, भावचलित में वो इधर खिसक गया। अगेन क्या होगा कि वो लोग भावचलित में नहीं मानते। तो कुछ लोग तो ऐसा होता है कि एकदम स्ट्रिक्टली नहीं मानते कि भावचलित में चला जाएगा प्लैनेट तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होता है कि उसको मानते हैं। ठीक है, मेरा क्या है कि मैं 50-50% लेता हूँ कि अगर मान लो किसी के चार्ट में मार्स यहाँ पे है और भावचलित चार्ट में वो यहाँ पे खिसक गया, तो मैं उसको एक बार तो मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि भाई आपको एंगर इशू तो नहीं है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा भयंकर इरिटेट तो नहीं हो जाते हो, ठीक है, या उसके चेहरे में ऐसा, उसकी पर्सनालिटी में मार्स वाला बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं है। अगर वो बोलेगा कि नहीं भैया एकदम ही गुस्सा नहीं आता, 0 गुस्सा आता है, मार्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है, एकदम लुंज पुंज टाइप सा दिख रहा है, तो मैं ये ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो भावचलित कुंडली वाला मार्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि नहीं हमें तो एकदम ही गुस्सा आता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़िद्दी भी है, उसके चेहरे में भी एकदम लालिमा है, तो इसका मतलब है कि मंगल का असर यहाँ से ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो आप भावचलित वाले को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों का मिक्स हो सकता है कि वो कहे नहीं यार बहुत नॉर्मल गुस्सा आता है आमतौर पर जैसे लोगों को आता है, तो आप फिर 50-50 केसेस उसको लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये भावचलित का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो भावचलित में क्या है कि अब जो लोग भावचलित को मानते हैं वो तो भावचलित में अगर मार्स की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसके हिसाब से मांगलिक कर लेते हैं या तो मांगलिक को हटा देते हैं। जैसा मान लो कि मंगल यहाँ पे है किसी के चार्ट में, लगन चार्ट में, और भावचलित में वो इधर खिसक गया तो वो तो मांगलिक मानेंगे। ठीक है, अब जो लोग भावचलित को नहीं मानते तो वो भावचलित को देखते भी नहीं है। ठीक है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर 50-50, 60-40, 70-30 का रेशियो लेके चलते हैं D1 और भावचलित चार्ट में, लगन और भावचलित चार्ट में। वैसा मैं भी करता हूँ और क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेता हूँ, उस हिसाब से कर देता हूँ। तो भावचलित चार्ट में मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये पर्सनल व्यू है। ठीक है, मैं भावचलित चार्ट को मानता हूँ और क्रॉस क्वेश्चन करके एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ, उसके हिसाब से जो भी ठीक बैठता है उस हिसाब से अपना चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ आगे की। ठीक है, तो ये खुद का पर्सपेक्टिव है, मेरे हिसाब से मानना चाहिए, आप उसकी परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर थर्ड व्यू क्या आता है, ओन राशि, एक्सॉल्टेशन राशि और डेबिलिटेशन। ये तो भाई शास्त्रों में डायरेक्ट बहुत जगह पे लिखा गया है कि अगर ओन राशि का मंगल है, उच्च का मंगल है, या कहीं कहीं पे लिखा गया है कि नीच का भी मंगल है तो उसका डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। इसका मैं आपको जो शास्त्र वाला प्रमाण है वो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें दूंगा। इस वाले में मैंने लगाया नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाले में लगाया हुआ है। जब मैं 2 चार्ट्स की मैचिंग करूंगा ना तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत क्लियर सा आंसर है, चाहे मंगल खुद के साइन में हो, चाहे मंगल उच्च के साइन में हो, चाहे मंगल नीच के साइन में हो, मांगलिक होता है। शास्त्र में बहुत जगह पे जो प्रॉपर बुक्स हैं, जो पुरानी जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा होता है। बट जो बहुत एस्ट्रोलॉजर हुए हैं
और जो बहुत जिन्होंने अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं बाद में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्होंने माना है कि मंगल का दोष लगता है, चाहे वो ओन राशि का हो, चाहे वो एक्सॉल्टेशन का हो, चाहे डेबिलिटेशन का हो। साथ में उन्होंने ये भी माना है कि डेबिलिटेशन का हो। अब जनरल तो पब्लिक या फिर जो नए नए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो सोचते हैं कि डेबिलिटेशन में तो प्लैनेट कमजोर हो गया तो उसका मंगल दोष कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। जब प्लैनेट ओन साइन में या एक्सॉल्टेशन में होता है तो उस समय डेबिलिटेशन, उस समय मंगल दोष थोड़ा सा कम नेगेटिव होता है, लेकिन जब डेबिलिटेशन भी होता है तो उस समय मंगल दोष ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, या इसको किस तरीके से डील करना है, ये सारा मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपर बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि ओन साइन, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण किसी भी तरह के साइन में हो, एनिमी, न्यूट्रल किसी भी साइन में हो, अगर मार्स पर्टिकुलर हाउसेस में बैठा है जो कि अभी बताया गया है, तो फिर वो मंगल दोष क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ओन साइन वगैरह में मंगल दोष नहीं होता, होता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कि एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड कैंसिलेशन ऑफ मंगले। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जुपिटर का एस्पेक्ट मंगल दोष कैंसिल कर देता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, अब ये मंगल दोष बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर ने इसको 9th दृष्टि से देखा, अब क्या होगा, मंगल दोष कैंसिल। ठीक है, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है, और ये एकदम जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जुपिटर की दृष्टि मंगल दोष को कैंसिल नहीं करती है, वो उल्टा मंगल दोष को कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। किन केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, किन केसेस में थोड़ा बढ़ाएगी, या किन केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा वो एक्सपीरियंस की भी बात होती है। अदरवाइज जो जनरल बिलीफ है वो यही है कि मंगल के ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि हो, कहीं से भी यहाँ से पड़ जाए, यहाँ से पड़ जाए, यहाँ से पड़ जाए, तो मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी शास्त्रों से ही आया, ऐसा नहीं कि किसी ने मनगढ़ंत बना दिया, ये शास्त्र में प्रॉपर लिखा हुआ है कि मंगल का संबंध अगर चंद्रमा, बृहस्पति या बुध के साथ हो जाएगा तो वो मंगल दोष को कैंसिल कर देता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मूवेबल साइन का भी संबंध आया हुआ है कि मूवेबल राशियों में ऐसा बोला गया, लेकिन ये बोला गया है कि मंगल का संबंध जुपिटर और चंद्रमा और बुध के साथ मंगल दोष कैंसिल कर देता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जुपिटर वाला थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बुध के साथ सब लोग जानते हैं कि बुध उसका एकदम खास एनिमी है। ठीक है, मंगल जो है वो बुध को अपना एनिमी मानता है, लेकिन जुपिटर क्योंकि अच्छा करने वाला प्लैनेट होता है तो वो मंगल दोष को बचाएगा या कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उल्टा बढ़ा देता है। ठीक है, इसका भी मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे भी है कि जुपिटर का एस्पेक्ट क्या मंगल दोष को कैंसिल करता है, तो नहीं, जुपिटर का एस्पेक्ट मंगल दोष को कैंसिल नहीं करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के बीच ये मिथ है कि कैंसिल करता है, बट ऐसा नहीं होता। और ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ जिन्होंने मंगल दोष के ऊपर समझ लीजिए पूरी पीएचडी करी हुई है। उन्होंने पूरी 800,000 पन्ने की बुक सिर्फ मंगल दोष के ऊपर लिखी हुई है, इतनी मोटी बुक। ठीक है, वो जितना मेडिकल की बुक होती है ना, सिर्फ और सिर्फ मंगल दोष के ऊपर, और उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये चीज़ बोला है मंगल दोष वाला। जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था ना कि 5th हाउस का मंगल भी मंगल दोष बनाता है, ये सिर्फ लड़कियों के चार्ट में होता है। एक तो पहली बात ये, लड़कों के चार्ट में नहीं होता, और ये मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी बुक में है। ठीक है, और ये शुरू में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। जब उन्होंने अपना ये व्यू दिया था कि जुपिटर का एस्पेक्ट मंगल दोष को ख़त्म नहीं करता बल्कि बढ़ाता है, और 5th हाउस का मंगल भी मांगलिक बनाता है लड़कियों के चार्ट में, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने उनका अपोजिशन किया था, अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने किया था। ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे भी क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब उन्होंने एग्जाम्पल दिए और बहुत रिसर्च किया तो धीरे धीरे सारे एस्ट्रोलॉजर्स मानने लग गए। तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, प्रैक्टिस करता है, जिसको पता है, तो उसको पता है कि जुपिटर का एस्पेक्ट मांगलिक दोष को काफ़ी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, ये मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जो
बहुत से ऐसे पंडित जी लोग होते हैं जिनका मेन काम होता है पूजा पाठ वाला, वो एस्ट्रोलॉजी को फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुंडली देखते हैं। तो वो जैसे उन्होंने एक बुक पढ़ी तो उसमें कहीं पे लिखा है कि मंगल दोष होने पे बृहस्पति की दृष्टि मंगल दोष को खत्म कर देती है पूरी तरीके से। तो वो भी जो भी क्लाइंट होता है या जो व्यक्ति उनके साथ उनके पास जाता है उनको वैसा ही बोल देते हैं कि भैया इसमें मंगल दोष खत्म हो गया। फिर जब शादी होती है और बाद में बहुत नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो फिर सब लोग को लगता है कि पंडित जी ने तो ऐसा ही बोला था। उनकी नॉलेज हो सकता है कम हो, उनको दूसरी जगह नॉलेज हो, वो पूजा पाठ मंत्रों में ज़्यादा रुचि रखते हो, ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 years ऑफ एज एंड कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक। तो ऐसा भी होता है कि लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर पंडित जी ने बोला कि 28 साल हो गया मंगल दोष कैंसिल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। 28 साल होने पे मंगल दोष कैंसिल नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो 28 साल का संबंध मंगल के साथ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हर प्लैनेट की एक एज होती है। जैसे आपने सुना होगा कि सैटर्न की 36 है, ठीक है, जुपिटर की 16 होती है, वैसे ही जो मंगल होता है उसकी होती है 28। अब रूल क्या है कि मंगल जहां पे बैठा होगा, मार्स कहीं पे बैठा होगा, वहां पे वो 28 ईयर में रिजल्ट देगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट एजेस है। ठीक है, उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना कोई फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, उतना फॉलो करने लग जाओगे तो दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए जो स्टैंडर्ड एज मानी गई है, वैसे तो ये मंगल की एज 28 ईयर 9th हाउस की है। ठीक है, हम या जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हर जगह 28 स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो अब होता क्या है कि मंगल की एज है 28। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल अगर शादी वाले भाव में बैठा है, ठीक है, मान लो यहां पे बैठ गया 8th हाउस में, अब एज होने का मतलब ये होता है कि मंगल जैसे ही व्यक्ति 28 में आएगा, मंगल अपने रिजल्ट शो करेगा। अब मंगल यहाँ पे बैठा है, उसने अपना रिजल्ट शो किया, 8th हाउस का मंगल है, वो क्या कराएगा, एक्सीडेंट करा देगा। ठीक है, ऑपरेशन करा देगा, है ना, भीषण आग लग गई उसकी वजह से नुकसान हो गया, या बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वजह से मौत ही हो गई। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर मांगलिक हो तो 28 के बाद शादी करना, क्योंकि वो अगर कोई दुर्घटना, कोई ऑपरेशन या कोई नेगेटिव चीज़ जीवन में देने वाला होगा तो वो नेगेटिव चीज़ निकल जाएगी और उसकी वजह से जो दो पति पत्नी है उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना है। मान लो कि दो की शादी हो गई, एक के में मंगल बहुत नेगेटिव है, 28 की एज आई, उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मान लो रेयर केस में उसकी डेथ ही हो गई, अब दूसरा पर्सन का तो लाइफ स्पॉइल हो गई। ठीक है, या अगर एक्सीडेंट भी हो गया कोई भयंकर, कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग गई, पैर वैर में फ्रैक्चर, एकदम पैर लिम्ब भी खराब हो गया कोई, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि 28 के बाद करना। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति 29 साल का हो गया तो मंगल यहाँ के अपने रिजल्ट देना छोड़ देगा। वो मंगल यहाँ पे रहेगा तो वो कभी ना कभी लाइफ में छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट करा दिया, कभी ऑपरेशन करा दिया, तो ये तो करेगा ही करेगा। वो 29 में भी कर सकता है, 30 में भी कर सकता है, 31, 32, 50 में भी कर सकता है। वो तो दशा की बात है, जब दशा आ गया, ट्रांजिट आ गया, गोचर आ गया तो की बात है। ठीक है, लेकिन 28 में क्या होगा कि कोई भी दशा चल रही हो, कोई भी गोचर चल रहा हो, ये मंगल एकदम से जाग जाएगा और यहाँ पे, क्योंकि ये 8th हाउस एक्सीडेंट का होता है, एकदम से सडन एक्सीडेंट दे देगा। सडननेस होती है ना 8th हाउस में, इसलिए मना किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर 28 खत्म हुआ तो मंगल खत्म हो गया। एक तो ये चीज है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि मान लो कि अगर कोई मार्स यहाँ पे है भी और उस व्यक्ति की शादी 21, 22, 23 ऐसे जल्दी की एज में हो गई, तो क्या होगा, या तो उसका शादी के बाद तुरंत डिस्प्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसका अपना पति पत्नी में झगड़ा हो गया और वो 28 की एज में सॉल्व होगा जाके। एक तो ये रूल है। एक तो वाला रूल है जो मैंने अभी पहले बताया कि 20 की 8 में एज में मार्स अपना रिजल्ट देगा, जिसकी वजह से ऑपरेशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये है कि मान लो 21-22 में शादी हो गई तो अगेन कुछ तुरंत डिस्प्यूट वगैरह हो गए, फिर वो 28 की एज में आके सॉल्व होंगे। दूसरा ये होता है, इसलिए भी 28 की एज इंपॉर्टेंट होती है। अगेन लॉजिक यही है क्योंकि 28 की एज में आके मार्स एक्टिव हो जाता है।
ठीक है। तो वो जो भी डिस्प्यूट वगैरह चल रहे होते हैं उनको फाइनली वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। या तो रिश्ता ही ख़त्म कर देगा या तो फिर एकदम ही सेटल कर देगा, दोनों को लाइन पे ले आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी होती है। तो कुल मिला के 28 में मंगल दोष खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। 28 मंगल की एज होती है और उस एज में वो अपने स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है, जो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। उन हार्मफुल रिजल्ट्स का असर हमारे शादीशुदा जीवन पे ना पड़े, इसलिए बोला जाता है कि 28 के बाद शादी कर लेना, ठीक है। तो मंगल दोष नहीं खत्म होता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब नॉन मांगलिक से भी शादी कर लोगे, ठीक है। आपको फिर भी कुंडली तो मिलानी पड़ेगी और जो केसेस हैं उनको ठीक रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑपरेशन, एक्सीडेंट, एंगर इशू वो तो कभी भी दे सकता है। बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तो क्या होता है कि जैसे एंगर इशू है वो बहुत लोगों के चार्ट में थोड़ा कम भी हो जाता है, इंसान के जीवन में बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी है। बट कुल मिला के क्या 28 की एज में मंगल दोष कैंसिल होता है? तो जी नहीं, 28 की एज में मंगल दोष कैंसिल नहीं होता है। गॉट इट। अब हमारा है 6 पॉइंट, जिसमें कि जो अगेन एक पुराने पॉइंट से मिलता जुलता है कि ये भी शास्त्र में मेंशन्ड है कि लियो और एक्वेरियस के साइन में मंगल दोष लगता ही नहीं है, ठीक है। मतलब मंगल अगर किसी चार्ट में लियो के साइन में बैठा हो, ठीक है, या किसी चार्ट में एक्वेरियस के साइन में बैठा हो तो मंगल दोष लगता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मंगल दोष एक्सपीरियंस किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि लियो के साइन में या एक्वेरियस के साइन में मंगल दोष में कुछ थोड़ी बहुत कमी आ जाती हो, उतना भयानक रूप ना होता हो, ठीक है। किसी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के कभी लिखा होगा, उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। बट जो जनरल चीज़ है वो ये है कि मंगल दोष ऐसा नहीं होगा कि एकदम नलीफाई हो जाएगा, मंगल दोष का असर रहता है। ये एक्सपीरियंस की बात होती है। जैसे अब हम लोगों ने भी पढ़ा है कि चलो लियो और एक्वेरियस में मंगल दोष नहीं होता, तो फिर हम लोग बात करते टाइम या कुंडली मिलाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम बहुत हैवी मंगल दोष को ना मान के उसको कुछ 20-30% कम कर दें, ताकि जब कुंडली मिलाए तो ठीक से मिला सकें, ठीक है। तो कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, बट ऐसा नहीं होता कि खत्म हो गया। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, जब लोग एकदम से देखते हैं अच्छा लियो और एक्वेरियस का साइन है, उसमें मंगल बैठा है, तो एकदम कैंसिल, मंगल दोष कैंसिल। जैसे जुपिटर की दृष्टि होती है ना, तो कैंसिल बोल देते हैं। ओन राशि या एग्जॉल्टेशन का हुआ तो सीधे कैंसिल बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, मंगल दोष का असर हर पोजीशन पे हमेशा ही होता है, वो कभी भी कैंसिल नहीं होता। बहुत ज़्यादा नलीफाई हो सकता है, मान लो कि 10-15% ही असर दिखा रहा हो, जिसकी वजह से बहुत कम असर हो गया हो, लेकिन वो होता है, ठीक है। मंगल दोष वालों के अंदर एग्रेशन वगैरह जो जनरल एक मंगल दोष के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जैसे कि उनका सेक्सुअल पावर ज़्यादा होना, थोड़ा सा एग्रेशन होना, एडमेंट होना, ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखोगे उनके बिहेवियर में होती हैं। किसी के में बहुत कम भी होती है, तो इसका मतलब है कि उनका मंगल दोष काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक ऐसी और चीज़ है जो अभी मैंने लियो और एक्वेरियस के साइन के बारे में बताया। एक और चीज़ है कि अगर मंगल किसी के चार्ट में जेमिनी या वर्गो के साइन में यहाँ पे हो, जैसे मान लो कि टॉरस का लगन है और जेमिनी का साइन है यहाँ पे, और किसी के चार्ट में मंगल यहाँ पे हो, तो यहाँ पे भी मंगल दोष की इंटेंसिटी काफ़ी कम मानी जाती है, ठीक है। तो वही सारे मैंने यहाँ पे राशियाँ मेंशन करी है जहाँ पे मंगल दोष की इंटेंसिटी कम मानी जाती है, ख़त्म नहीं माना जाता, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि मंगल इस राशि में है तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मंगल सेकेंड हाउस में मिथुन और वर्गो राशि में इसकी इंटेंसिटी कम मानी जाती है मंगल दोष की। 12th हाउस में टॉरस और लिब्रा के साइन में इंटेंसिटी कम मानी जाती है। अब देखो 12th हाउस में अगर लिब्रा और टॉरस के साइन में आ गया तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। उसका मन करेगा दिन में 20 बार सेक्स करें। तो हम कैसे मान लें कि इसमें मंगल दोष कम है, लेकिन फिर भी शास्त्र में बोला गया है। तो हो सकता है एंगर इशू इंसान कंट्रोल कर लेता हो, ठीक है, फाइट्स वगैरह इंसान कंट्रोल कर लेता हो, लड़ाई झगड़ों में ना पड़ता हो, तो कुछ ना कुछ कमी आ जाती होगी, इसलिए ऐसा बोला गया है। खैर, मिथुन राशि में, कन्या राशि में सेकेंड हाउस में, मेष राशि और वृश्चिक राशि में 4th हाउस में, कर्क राशि और मकर राशि में 7th हाउस में, धनु राशि और मीन राशि में 8th हाउस में, और वृषभ राशि और तुला राशि में 12th हाउस में। इन राशियों में मंगल दोष की जो इंटेंसिटी होती है वो कम मानी गई है। तो इन बात का ध्यान रखिएगा जब भी इन राशियों में यहाँ पे ग्रह बैठे हों, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार बुक में ऐसा हो सकता है कि आपको मिले कि इन राशियों में मंगल के होने पर मंगल दोष कैंसिल हो गया,
ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो उसको मत मानिएगा, ठीक है। इंटेंसिटी भले ही कम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, फिर आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले व्यक्ति से या उसके बिहेवियर से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हु विल सफ़र मंगल दोष मोर, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है। जैसे मान लो पर्सन ए है, ठीक है, इसकी कुंडली में मंगल दोष बहुत हैवी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बी वाले को दिक्कत आएगी, ठीक है। मान लो बी वाले की डेथ हो गई, तो सफ़र कौन करेगा, ए वाला करेगा, ठीक है, ऐसा होता है। क्या हुआ कि एक और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि इसमें मंगल दोष बहुत हैवी है, मान लो मार्स यहाँ पे बैठ गया एकदम। अब क्या है कि इसका जो स्पाउस है उसको बहुत भयंकर गुस्सा आता है, ठीक है, तो इसका स्पाउस है मान लो बी वाले को बहुत भयंकर गुस्सा आता है, इसको भी गुस्सा आएगा क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं आएगा, लेकिन बी वाले को मान लो बहुत भयंकर गुस्सा आता है, उसके चार्ट में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, उसके गुस्से की वजह से दिक्कत इसको होगी कि ये बार बार बहुत भयंकर गुस्सा कर दे रहा है, तो अगेन पीड़ा किसको होगी, ए वाले को होगी, ठीक है। तो ज़्यादा पीड़ा किसको होती है, ये कोई बहुत डेफिनेट रूल नहीं है, ये ऐसा देखा गया है कि जिसके चार्ट में मंगल दोष बहुत स्ट्रांग होता है ना, उसको पीड़ा होती है। जैसे वो विधवा हो गया तो उसको पीड़ा हुई, जैसे कोई लड़का है तो उसकी पत्नी की डेथ हो गई तो लड़के को पीड़ा हुई, लड़की है तो पति की डेथ हो गई तो लड़की को पीड़ा हो गई, ठीक है। मान लो दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो तो इसको पीड़ा हो गई, दूसरे व्यक्ति का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पैर जो है खराब हो गए एकदम, तो फिर जीवन भर जो मांगलिक व्यक्ति है उसको पीड़ा का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो किसको कौन ज़्यादा सफ़र करेगा, वो ज़्यादा सफ़र करता है जिसके में, ये एक एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा ही पाया है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा सफ़र करता है, जिसके में मंगल दोष होता है वो ज़्यादा सफ़र करता है, ठीक है। शुरू में वो ये सफ़र करता है कि उसकी शादी नहीं हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है, हु हैज़ मोर इफेक्ट ऑफ मंगल दोष, बॉय और अ गर्ल, ठीक है, 5th हाउस और 8th हाउस, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। देखो अब ऐसा होता है कि दोनों सफ़र कर सकते हैं, बट काइंड ऑफ लड़की ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लड़की के चार्ट में 5th हाउस का मार्स भी डेंजरस होता है। एक तो लड़की के चार्ट में 5th हाउस का मार्स डेंजरस होता है, जो कि बॉय के चार्ट में 5th हाउस के मार्स को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई है मांगलिक होने के सेंस में। दूसरा ये कि लड़कियों के चार्ट में 8th हाउस का मंगल ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उनको क्या होता है, ससुराल जाना होता है, ये मांगल्य का हाउस होता है। तो ना कई बार ऐसा होता है कि पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया या बहुत भयानक ऑपरेशन हो गया, तो लड़कियों के चार्ट में देखा गया। आप ऐसा मान के चलो कि अगर लड़कियों के चार्ट में मार्स को मैं यहाँ पे 100 पॉइंट दूँ डेंजर के सेंस पे, तो लड़के के चार्ट को मैं यहाँ पे 80 दे सकता हूँ, ठीक है। इतना आप, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा है, ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, इतना होता है करीब। अगर इसको मैं लड़की के चार्ट में 100 दे रहा हूँ तो लड़कों का आप 80 मान लो या 90 मान लो, ठीक है, मतलब कुछ लड़की से कम ही होता है, ठीक है। तो लड़कियां थोड़ा ज़्यादा सफ़र करती हैं मांगलिक के केसेस में। कई बार सेक्सुअल रीजंस की वजह से भी सफ़र होता है। मान लो कि किसी लड़की के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा है, अब लड़कियों में सेक्सुअल पावर लड़कों से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत देर में आता है। तो लड़की अगर ना बहुत ज़्यादा मांगलिक होगी और उसके में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होंगी, तो वो एक पर्सन से फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, तो उसको क्या होगा कि हमेशा ऐसा होगा कि पति से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से दूसरी जगह वो रिश्ता ढूंढ सकती है। तो इस वजह से भी उनको मेंटली सफ़र करना पड़ता है, ये भी उनके लिए एक सफरिंग है, ठीक है, कि दूसरे से उनको फिजिकल सुख नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से भी लड़कियां सफ़र कर सकती हैं। तो अगर लड़के और लड़की का केस देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियां सफ़र करती हैं थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट इज आंशिक मांगलिक एंड चंद्र मांगलिक। आंशिक मांगलिक और चंद्र मांगलिक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो जैसे मैंने बताया कि 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस में मांगलिक होता है, इसे मांगलिक बोला गया। अभी क्या होता है ना, आंशिक मांगलिक क्या होता है, आंशिक मांगलिक मान लो मंगल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कर्क राशि है, मंगल यहाँ पे आ गया लियो में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ
कि इस कुंडली के लिए मंगल हो गया योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह जो होते हैं जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी स्वामी होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब मंगल इस कुंडली के लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह है। अब मंगल ने मांगलिक बना भी दिया, सेकंड हाउस में बैठ गया। अब देखो मंगल ऐसी राशि में बैठा हुआ है जहां पे हमें पता है कि उसकी मांगलिक की इंटेंसिटी कम हो जाती है लियो की राशि में। ठीक है, और सेकंड हाउस का मंगल बहुत स्ट्रांग मांगलिक माना भी नहीं जाता है, सबसे लोअर कैटेगरी का, मतलब सबसे लोअर इंटेंसिटी का मांगलिक होता है। ठीक है, अब अगर इसके सामने कोई ऐसा चार्ट आ गया, अब इसके सामने कोई ऐसा चार्ट आ गया जहां पे मंगल यहां पे बैठा हो, ठीक है, 8th हाउस में, नीच की राशि में, अब ये मंगल बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में आंशिक मांगलिक मतलब है कि थोड़ा मांगलिक। ठीक है, तो प्रैक्टिस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति, तो मान लो दो जनों का चार्ट मिलान के लिए आया, तो हम प्रैक्टिस में ऐसा बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत हार्डकोर मांगलिक है, इसका मांगलिक बहुत ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कम मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है। ठीक है, एक तो ऐसे भी बोला जाता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मान लो कि उसके लिए मुझे पहले चंद्र मांगलिक समझाना पड़ेगा। देखो चंद्र मांगलिक कुछ नहीं होता, मतलब होता तो है। चंद्र मांगलिक वो होता है कि चंद्रमा से सेम पोजीशन पे अगर मान लो चंद्रमा यहाँ पे है किसी के चार्ट में, तो जो हमारे हाउसेस की पोजीशन होती है ना मांगलिक वाली, तो वो हमें चंद्रमा से काउंट करनी होती है। जैसे कि ये लगन चार्ट है, लगन चार्ट में 12th हाउस में मंगल है, आपको पता ही चल गया कौन कौन से हाउसेस में मांगलिक होता है। अब अगर हम जब चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा के 12th हाउस में मंगल है, या चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है, या चंद्रमा के सेकंड हाउस में मंगल है, या चंद्रमा के 7th हाउस में मंगल है, या चंद्रमा से 8th हाउस में मंगल है, तो उसको बोलते हैं कि ये चंद्र कुंडली से मांगलिक है या चंद्र मांगलिक है। ठीक है, मान लो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बताने के लिए मैं चंद्रमा को यहाँ पे लिख देता हूँ। मून को मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी हमारी चंद्र कुंडली हो गई, मून चार्ट हो गया। तो जैसे बर्थ चार्ट में होता है 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस, वैसे ही चंद्र कुंडली बनाने पर या चंद्रमा कुंडली में कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा से काउंट करने पर सेम पोजीशंस में 12th, फर्स्ट, सेकंड, 4th, 7th और 8th में अगर मंगल आ जाता है तो फिर उसको चंद्र मांगलिक बोलते हैं। ठीक है, मान लो किसी के चार्ट में मंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चंद्रमा यहाँ पे लिख देता हूँ, और मंगल मैंने 12th हाउस में कर दिया चंद्रमा से, यहाँ पे मांगलिक होगा, सेकंड हाउस में मांगलिक होगा, 7th हाउस में मांगलिक होगा और 8th हाउस में मांगलिक होगा, और 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 4th हाउस में मांगलिक होगा। ठीक है, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस, 7th और 8th, तो चंद्रमा से काउंट करने पे। ठीक है, तो उसको चंद्र मांगलिक कहते हैं। अभी मानो कि किसी का मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये एक कुंडली है, तो इसमें ये क्या है कि ये प्रॉपर मांगलिक है, क्योंकि ये लगन कुंडली से भी मांगलिक है और ये चंद्र कुंडली से भी मांगलिक है। सेम क्या होता है वीनस से भी देखा जाता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वीनस से भी देखते हैं। लगन कुंडली का आप समझ लो कि 100% इफेक्ट होता है, चंद्र कुंडली का 3/4 होता है और वीनस का 1/4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हमने ये कुंडली प्रॉपर मांगलिक है क्योंकि लगन से भी मांगलिक है, चंद्रमा से भी मांगलिक हो गया। अब इसके सामने कोई ऐसी कुंडली आ गई, मान लो कि चंद्रमा इधर पे है, ठीक है, और मंगल इधर पे है, या मंगल इधर पे कर दो, इधर पे कर देते हैं। अब देखो क्या हुआ कि ये कुंडली लगन से मांगलिक नहीं है। ठीक है, ये लगन से मांगलिक नहीं है क्योंकि मार्स इधर बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा से 12th हाउस में मंगल है, तो ये चंद्र कुंडली से मांगलिक है। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, थोड़ा सा मंगल का असर है, जैसे अभी मैंने बताया कि 3/4। अब इसमें मंगल का असर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें बहुत थोड़ा सा असर है, तो इसको भी ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं आंशिक मांगलिक। ठीक है, तो इसी चीज़ को मतलब कि अगर एस्ट्रोलॉजर को लग गया कि इसके मंगल की जो कंडीशन है वो इंटेंसिटी में काफ़ी कम है, बहुत कम स्तर पे है, बहुत आंशिक स्तर पे है, ठीक है, तो उसको आंशिक मांगलिक बोल देते हैं, वही आंशिक मांगलिक होता है। ठीक है, तो कम इंटेंसिटी पे मंगल
मांगलिक दोष बना रहा हो तो उसको आंशिक मांगलिक बोलते हैं, पूरा फुल मांगलिक दोष बना रहा हो तो उसको पूर्ण मांगलिक बोल सकते हैं। ये बोलने की भाषा वाली बात है, ठीक है। तो होपफुली आपको आंशिक मांगलिक और चंद्र मांगलिक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बातें करेंगे कि मंगल के अलावा शनि, राहु, केतु और सूर्य से भी दोष क्रिएट होता है, उसको भी मंगल दोष की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अलावा मंगल दोष में हम लोग कैसे कुंडली मिलाएं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्या कोई मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मंगल दोष कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, बट होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ये वीडियो काफ़ी टाइम से मैं आपको बताया था, बनाने की सोच रहा था, और आई होप कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर करी होंगी। मैं भी जैसे यूट्यूब से जब भी पढ़ता था तो मैं देखता था कि लोग वीडियोस तो अच्छी बनाते हैं, बट वो कई बार बहुत सी चीज़ें कवर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उतना टाइम ना मिलता हो या वीडियो बहुत लंबी बन जाती हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल हैं मंगल दोष के बारे में वो आपको बता सकूं। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं मंगल दोष के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।